हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मॉडल। कैसे हो आप सभी लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग नए टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। और इसके बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में हल्का फुल्का ओवरव्यू दे दिया गया था। तो पहले चलिए हम उसके बारे में डेफिनेशन लिखते हैं। ये होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिपोजिशन ऑफ an electrolyte by the passage of electricity through it is called electrolysis। तो इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक कोई इलेक्ट्रोलाइट लेंगे किसी सेल में, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो होता क्या है कि हम लोग के पास जो इलेक्ट्रोलाइट के कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोड पे जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में क्या बताया था, इसमें हम लोग के पास क्या होता है, क्या था हम लोग के पास गैल्वेनिक सेल में हम लोग के पास क्या होता था, गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या करते थे, हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते थे। यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक, ये हो गया। और मैंने आपको एक चीज और बताया था इसके बारे में, इसका पॉइंट वाइज में लिख लो। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हम लोग के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो नेगेटिव हो जाएगी। एंड डेल्टा जी हम लोग के पास क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या, ये हम लोग के पास जो प्रोसेस है ये खुद से फिजिबल नहीं है, ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, वो हम लोग के पास क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को ड्राइव कर रही है आगे की ओर। हम लोग जो इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, हम उसको किसी सेल में कराएंगे। तो वो हम लोग के पास सेल जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसका आप एक बार डायग्राम बना देता हूं मैं। ये इलेक्ट्रोलाइट यहां भरा हुआ है और ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ये सेल है, ये पॉजिटिव सेल का टर्मिनल, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग के पास एनोड जो होता है ये एनोड बनेगा और ये हम लोग के पास क्या होता है, कैथोड बनेगा। तो मैंने आपसे गैल्वेनिक सेल में क्या कहा था, एनोड क्या होता है, जहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पे भी हम लोग के पास जो होता है, एनोड पे क्या होता है, हम लोग के पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑक्सीडेशन ही होना है। और कैथोड पे तब क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। पर वहां पे अगर आप गैल्वेनिक सेल में देखो तो वहां पे हम लोग के पास एनोड क्या था, वो हम लोग के पास एनोड क्या था, नेगेटिव चार्ज था। बट यहाँ पे हम लोग के पास जो एनोड होता है वो क्या हो जाएगा, एनोड यहाँ पे हम लोग के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और कैथोड हम लोग के पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट ले तो एग्जाम्पल, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है ए प्लस है बी माइनस, तो एनोड हम लोग के पास यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो एनोड के पास कौन जाएगा, बी माइनस जाएगा। एट एनोड बी माइनस, अब बी माइनस पहुंचे यहाँ पे, ये पॉजिटिव है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करेगा, ये बी बना लेगा और अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से जीरो ऑक्सीडेशन में आ रहा है, तो हम लोग के पास ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और कैथोड पे हम लोग के पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ए प्लस था, कैथोड पे ए प्लस जाएगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज ए प्लस जाएगा वहां पे, वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, ए। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, तो हम लोग के पास ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन कहाँ पे होगा, हम लोग के पास कैथोड पे होगा। ठीक, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा और कैथोड नेगेटिव चार्ज होगा। और गैल्वेनिक सेल में हम लोग के पास क्या था, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, कि इलेक्ट्रोड के क्या क्या टाइप होते हैं। एक्टिव होता है और हम लोग के पास क्या होता है, पैसिव और इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड से होता है विच कैन पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा, विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन हो जाएगा। तो
एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रोड जो कि क्या होता है कि आप अगर कोई सिलेक्शन करा रहे हो उसमें वो जाकर के पार्टिसिपेट कर ले। अब जैसे कि आप किसी चीज को इलेक्ट्रोलिसिस आप करा रहे हो तो हो सकता है कि हम लोग के पास इसमें क्या हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट की जगह हम लोग के पास क्या होता है, जो हम लोग के पास इलेक्ट्रोड है वही क्या करने लगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल क्या होंगे? जिंक और कॉपर। और पासिव इलेक्ट्रोड के अपने पास एग्जाम्पल करते हैं पासिव इनर्ट इलेक्ट्रोड के प्लेटिनम का अगर इलेक्ट्रोड आपके पास दिया गया हो, या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट या अगर आपको दिया रहा है कि कार्बन, ठीक, अगर आपके पास प्लेटिनम या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड है तो हम लोग के पास ये क्या होता है, पैसिव इलेक्ट्रोड होते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड का जिंक और कॉपर होंगे। पैसिव इलेक्ट्रोड कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एक्टिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन करा रहे हो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब हमारी अगली टॉपिक है वो क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जैसे हम लोग को किस फैक्टर का ध्यान रखना है इलेक्ट्रोलिसिस कराते वक्त, कि मतलब अगर आप कोई फैक्टर चेंज कर रहे हो तो उससे हम लोग के पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। अब क्वालिटी से आप पहले समझो, क्वालिटी से हम लोग का क्या मतलब है कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या देखेंगे कि हम लोग के पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या हम लोग को कैसे कैसे चेंज होगा। तो उसमें हम लोग के पास जो फैक्टर्स होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस अब किस पर डिपेंड करता है हम ये देखते हैं। पहला क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या कि अगर आप जैसे आप NaCl लोगे तो हो सकता है आपको प्रोडक्ट क्या हो जाए, Na और Cl मिले। अगर आप AgBr2 लोगे तो हो सकता है आपको प्रोडक्ट Ag और Br2 मिले। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम लोग के पास ये होता है। अब अगला हम लोग के पास जो पॉइंट होता है वो क्या हो जाएगा, कुल मिला के 3 पॉइंट है। दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और थर्ड हम लोग के पास जो पॉइंट बनता है वो क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये 3 फैक्टर हैं जिसमें हम लोग के पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स। मतलब क्या, अगर आप इन 3 में से कोई भी चीज चेंज कर दोगे तो हम लोग के पास जो इलेक्ट्रोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है हो सकता है कि वो चेंज हो जाए। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दो तो हो सकता है कि हमारे पास प्रोडक्ट चेंज हो जाए। अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, हो सकता है प्रोडक्ट चेंज हो जाए। ये मैं आपको भी बताऊंगा, इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के भी आगे बताऊंगा। और थर्ड क्या, इलेक्ट्रोड चेंज करने पे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकता है, पैसिव हम लोग के पास होता है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में कैसे प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। हाउ टू डिसाइड प्रोडक्ट इन इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए आप, जैसे होगा क्या, अगर हम लोग के पास केवल एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है और हमारे पास कोई भी चार्ज स्पीसीज नहीं है तो हम लोग के पास क्या होगा, प्रोडक्ट वहीं से बन जाएगा, कोई भी कंपटीशन नहीं है। बट होता क्या कि मोस्ट ऑफ द केस में आपको मिलेगा क्या कि एक से अधिक कैटायन हो जाएंगे, एक से अधिक एनायन हो जाएंगे। तो कौन सा हम लोग के पास कहाँ पे, मतलब कौन सा कैटायन, दोनों जब अगर 2 कैटायन है तो 2 में से कौन सा डिस्चार्ज होगा एनोड पे, वो आप कैसे डिसाइड करोगे। अगर 2 या से अधिक एनायन है तो कौन सा एनायन हम लोग के पास क्या होता है, एनोड पे जाकर के डिस्चार्ज होगा, वो आप कैसे डिसाइड करोगे। उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे पहले लीजिए, फॉर कैटायन हायर द एसआरपी greater is the tendency to get discharged at cathode। तो कैटायन अब देखिए होता क्या है, जैसे हमने पास हम लोगों ने कैटायन A+ लिया है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना रहा है, A बना रहा है। अब ये हम लोग के पास क्या आ रहा है, ये हम लोग के पास जो E इसमें होता है ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इसका SRP हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर आप कोई कैटायन ले रहे हो, देखिए जिस भी कैटायन का जितना ज्यादा SRP होगा, इसका मतलब क्या, उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो उतना जल्दी हम लोग के पास क्या होता है, वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाए। ठीक, तो देखिए आप, जैसे आपको अगर 2 या उससे अधिक कैटायन दिए गए हैं तो आप बस ये देखिएगा कि जिसका SRP ज्यादा है वही हम लोग के पास क्या हो जाएगा, कैथोड पे जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा। और एनायन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, फॉर एनायन हायर द SOP greater is the tendency to get discharged at एनोड। अब जैसे अगर उन्होंने कोई एनायन B- लिया, अब B क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्या बनाएगा, B बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, SOP।
तो जिस भी एनआयन का एसओपी ज्यादा, इसका मतलब क्या, उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वही हम लोग के पास क्या होता है, एनोड पे जाकर के डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, तब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अब एक दो हम लोग एग्जांपल करेंगे किसका, इलेक्ट्रोलिसिस में हम कैसे प्रोडक्ट निकालेंगे। तो पहला एग्जांपल हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl using platinum इलेक्ट्रोड। ठीक, तो मैंने पहले आपको यहां पे सेल बना देता हूं एक। अब ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, ये हम लोग के पास हो गया एनोड, ये हम लोग के पास क्या होगा, कैथोड हो गया। और ये दोनों के पास बने किससे हैं, प्लेटिनम से दोनों के दोनों बने हुए हैं। प्लेटिनम क्या है, ये हम लोग के पास क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो हम लोग के पास वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये हम लोग के पास हो गया इलेक्ट्रोलाइट हो गया मोल्टन NaCl। ठीक, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या हो जाएगा, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड हमने डिसाइड कर लिया कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या केवल मोल्टन NaCl है, तो यहाँ पे आपके पास स्पीसीज क्या क्या है, एक हम लोग के पास क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा, और एक हम लोग के पास Cl- मिलेगा। यहाँ पे हम लोग के पास क्या केवल एक कैटायन है, एक एनायन है। यहाँ पे ऐसा कोई हम लोग को उसमें देखना नहीं कि किसका एसओपी जाता है, किसका एसआरपी जाता है। ठीक, और मैं आपको चीज़ और कहूँगा कि आप जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस कराइए, तो मतलब मैं जैसे करता था, मैं करता था कि सबसे पहले मैं एनोड पे प्रोडक्ट चेक करता था, उसके बाद मैं कैथोड पे चेक करता था जाकर के। तो आई रिकमेंड कि आप भी वैसे ही क्या करो, सबसे पहले आप एनोड पे चेक करो, ऐड एनोड। एनोड पे मेरे पास होगा क्या, ऑक्सीडेशन, तो क्या हो जाएगा, Cl- जो होता है वो यहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। एनोड पे क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा, Cl बना लेगा, Cl गैस। अब दो हम लोग के पास Cl गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करेंगे, कंबाइन करके क्या बना लेंगे, Cl2 गैस बना लेंगे, और वो गैस हम लोग के पास क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। ऐड कैथोड, हम लोग के पास क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा, Na+ यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और क्या बना लेगा, Na सॉलिड बनाएगा। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम लोग अपने दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल 2। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट NaCl solution using प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो पहले हम लोग सेक्सेल बना देते हैं। ये हम लोग के पास क्या है, NaCl का सोल्यूशन है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। प्लेटिनम का है, ये एनोड हो जाएगा, और ये हम लोग के पास है कैथोड। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, NaCl का सोल्यूशन है, इसका मतलब हम लोग के पास क्या है, मीन्स NaCl प्लस वाटर हम लोग के पास है। ठीक, अब आप ये देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कैंडिडेट जो बनता है वो क्या बनेगा, एक Na+ बनेगा, एक Cl- बनेगा, और एक H2O बनेगा। तो आप पहले यहाँ पे मैं आपको एक अलग स्लाइड पे यहाँ पे नोट करा देता हूँ कि वाटर भी हम लोग के पास जो होता है वो भी क्या होगा, वो भी हम लोग के पास क्या होता है, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे डेटा दे देता हूँ उसका, नोट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर वाटर। तो अगर हमारे पास वाटर ऑक्सीडाइज होगा, H2O, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास ये जो वाटर का ये पहला ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, रिडक्शन। ठीक, तो हम लोग के पास इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वाटर का वो क्या हो जाएगा, H2O से O2, ये हम लोग के पास जो होता है ये क्या हो जाएगा, -1.23 वोल्ट होता है। ठीक, तो वाटर भी हम लोग के पास क्या होता है, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होगा। अगर वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बनेगा, और जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल निकल के आता है वो क्या आएगा, -1.23 वोल्ट आता है। अगर हमारे पास वाटर जो होता है वो रिड्यूस हो रहा हो तो क्या बनाएगा, यहाँ पे
H2 प्लस 2 OH माइनस, और मेरे पास ये जो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, H2O से H2 बन रहा है माइनस 0.83 वोल्ट। तो आप ये डेटा को याद रखिएगा, क्योंकि आपका ये मतलब कहीं ना कहीं यूजफुल आपके यूज में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में क्या देख रहे थे कि हम लोग के पास जो कैंडिडेट है Na+ है, Cl- है और वाटर है। अब वाटर क्या क्या हो सकता है, ये दोनों ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे चेक करते हैं, एनोड पे, एट एनोड। एनोड पे जाएगा कौन कौन, एक Cl- पहुंचेगा और एक वाटर पहुंचेगा। तो मैं अब देखिए, अब पहले दोनों का रिएक्शन लिख लीजिए कि रिएक्शन जब होगा इन लोगों में तो कैसे कैसे क्या होगा। Cl-, मैं सीधे 2 इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, 2 एटम लेता हूँ, तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मेरे पास ये जो E0 इसका जो होता है वो क्या हो जाएगा, -1.36 वोल्ट। ये क्या है, ये हम लोग के पास इसका SOP है। अब यहाँ पे हम लोग के पास और क्या पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा, वाटर मॉलिक्यूल पहुंचेंगे, गिव्स O2 प्लस 4 H+ 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसका हमारे पास जो E0 होता है वो क्या हो जाएगा, -1.23 वोल्ट। अब आप देखिए एनोड पे क्लोरीन पहुंचा, अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो उसमें हम लोग के पास जो पोटेंशियल देना पड़ेगा वो -1.36। ठीक, अगर H2O हम लोग के पास पहुंचेगा तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास जो पोटेंशियल है वो क्या देना पड़ेगा, -1.23। ठीक, तो मैंने आपको क्या बोला था, ये दोनों हम लोग के पास क्या देंगे, SOP है। ठीक, अब देखिए हायर द SOP हायर विल बी द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज एट द एनोड। तो अब देखिए इन दोनों में से SOP किसका ज्यादा है, SOP इन दोनों में से ज्यादा है इसका H2O का। तो हम लोग के पास जो एनोड पे प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो एनोड पे H2 क्या हो जाएगा, विल बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। अब हम लोग कैथोड पे देखते हैं, एट कैथोड Na+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। अब देखिए कैथोड पे हम लोग के पास क्या क्या था, एक Na जाएगा, ठीक, इसको रिड्यूस होना है। वाटर भी हम लोग के पास क्या होता है, ये भी हम लोग के पास रिड्यूस हो सकता है। तो हमारे पास इसका जो E0 आता है वो कितना आएगा, -2.71 वोल्ट हो जाएगा। तो और कैथोड पे क्या पहुंचेगा, H2O पहुंचेगा। H2O हम लोग के पास जो होता है वो रिड्यूस करके बनेगा H2 + 2 OH माइनस, और ये कैसे करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के करता है ये। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पे जो E0 आता है वो कितना आएगा, -0.83 वोल्ट। अब आप देखिए मैंने आपको क्या कहा था, हायर द SRP ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस एट द कैथोड। इसका ज्यादा निगेटिव है, इसका कम निगेटिव है। ठीक, तो निगेटिव में कौन सा ज्यादा होता है, जो कम हो। ठीक, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इसका SRP ज्यादा है, तो एट कैथोड क्या हो जाएगा, H2O विल बी रिड्यूस्ड। तो आप इसको बना लो क्या, रिएक्शन 2, और इसको आप बना लो रिएक्शन 1। तो बेसिकली हम लोग के पास इसमें हो क्या रहा है, अगर हम डाइल्यूट NaCl का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो H2O ही ऑक्सीडाइज होगा और H2O ही हम लोग के पास हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर हम लोग पूरा सेल लिख ले, पूरा रिएक्शन लिखना चाहिए सेल का, तो अगर आप इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे 2 ही मतलब इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन को हम लोग को खत्म करना रहता है कि नेट सेल में हम लोग के पास कोई भी हम लोग को इलेक्ट्रॉन मत दिखे। तो होगा क्या, 2H2O है, 2H2O प्लस 4H2O क्या हो जाएगा, गिव्स 2H2 प्लस 4 OH माइनस, और यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, प्लस O2 प्लस 4H प्लस मिलेगा। H प्लस मिलेगा। तो H प्लस और OH माइनस हम लोग के पास कंबाइन करके वाटर बना लेंगे, तो 2H2O मतलब ये 6 हो जाएगा। सिक्स H2O विल गिव ये 2H2 प्लस O2 प्लस 4H2O। तो अगर आप इधर कैंसिल कर दो तो ओवरऑल मेरे पास जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो जाएगा, 2H2O गिव्स क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस O2। अब ये दोनों मेरे पास क्या हो जाएगा, गैस के फॉर्म में निकलेंगे। ठीक, तो आप इसमें देखिए एनोड पे हम लोग के पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे हम लोग के पास O2 गैस इवॉल्व होगी, और कैथोड पे हम लोग के पास क्या होता है, H2 गैस इवॉल्व होगी। ठीक, तो देखिए ओवरऑल हमने रिएक्शन में डाला क्या, हम लोगों ने रिएक्शन में हम लोग क्या कराया, हम लोगों ने NaCl डाला है, बट NaCl का सच कोई भी रोल हो नहीं रहा रिएक्शन में। ओवरऑल मेरे पास जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो हम लोग एक अगला एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेट NaCl सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहेंगे।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास सेकंड एग्जांपल हम लोग के पास क्या था, हम लोगों ने डाइल्यूट NaCl लिया था, मतलब क्या है NaCl बहुत ही हम लोगों ने कम डाला है, और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेट NaCl ले रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक चीज पॉइंट बताया था, कहाँ गया वाली स्लाइड, ये रही। ठीक, कि हम लोग के पास जो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या था, इस वाले एग्जांपल में हम लोगों ने क्या लिया, अब देखिए दोनों में हम लोग के पास क्या है, यहाँ पे भी और इस वाले में भी, दोनों में हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग NaCl का ही सोल्यूशन ले रहे हैं। बट यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, इसका NaCl का कंसंट्रेशन हाई है, और यहाँ पे हम लोग के पास क्या था, यहाँ पे हम लोग के पास NaCl का कंसंट्रेशन लो था। ठीक, तब हम इसको देखते हैं यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो सबसे पहले हम लोग एक सेल बना ले इसके लिए। कैथोड, एनोड, और ये क्या हम लोग के पास है, ब्रांच सॉल्यूशन, जो कि होता क्या है, वेरी कंसंट्रेट NaCl सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेट क्या क्या है, एक Na+ रहेगा, एक Cl- रहेगा, और हम लोग के पास होता क्या, हम लोग के पास यहाँ पे वाटर रहेगा। ठीक, अब क्या है, अब सबसे पहले हम लोग किस पे देखेंगे, एनोड पे, एट एनोड। एनोड पे हम लोग के पास क्या Cl- जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे एनोड पे हमारे पास कौन कौन से कंजुगेट जा रहे हैं। एक क्या जाएगा, Cl- जाएगा, 2 Cl- आप ले लो, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। इस पे हम लोग के पास क्या था, E0 जो था, यहाँ पे हम लोग के पास क्या था, -1.36 वोल्ट। और क्या जाएगा हम लोग के पास, ऑक्सीडाइज होने के लिए वाटर, गिव्स O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग के पास E0 इसका क्या था, -1.23 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या होना चाहिए, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि H2 का हम लोग के पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है ज़्यादा है Cl- के कंपेरिजन में। ठीक, तो हमारे पास H2 हम लोग के पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए। ठीक, बट होता क्या है यहाँ पे कि अगर आप ये देखो कि हम लोगों ने क्या लिया, कंसंट्रेट NaCl लिया है, तो अब यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे हम लोग के पास H2 जो होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास Cl- जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसका मैं आपको अगले पेज पर रीजन बताता हूँ वो क्यों होगा। सिंस सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड एंड concentration of Cl- ion is very high, so for oxidation of water some extra voltage is required, which is known as over voltage or over potential। ठीक, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि हम लोग के पास जो दोनों में E0 में जो हल्का चेंज है वो इसका देखिए -1.36 है, इसका क्या हम लोग के पास है -1.23। तो हम लोग के पास जो चेंज है वो कितना हम लोग के पास है 0.13 वोल्ट का चेंज है। तो होता क्या है कि जब उन्होंने Cl- का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ले लिया है तो H2O को एनोड के पास जाकर के ऑक्सीडाइज होने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रहा है। ठीक, तो हो क्या रहा है कि हम लोग के पास जो सोल्यूशन था वो कंसंट्रेट से था, Cl- से था। ठीक, ठीक, तो हम लोग के पास जो सोल्यूशन था उसमें क्या हम लोग के पास Cl- का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए देखिए अगर वाटर को ऑक्सीडाइज होना है तो उसमें हम लोग के पास होता है उसको हल्का फुल्का कोई हल्का सा थोड़ा सा पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग के पास देखिए जो यहाँ पे हम लोग के पास चेंज है वो 0.13 का है। तो जो ओवर वोल्टेज हम लोग के पास यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 0.13 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। इस वजह से हम लोग के पास क्या हो जाएगा, Cl- जो होता है उसको एनोड पे ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज। और ओवर वोल्टेज आ क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयन। तो देखिए आप यहाँ पे कुल मिलाकर आपको क्या याद रखना है कि अगर हम लोग कंसंट्रेट NaCl सोल्यूशन लेते हैं तो एनोड पे हम लोग के पास क्या होता है Cl- जो होता है वो ऑक्सीडाइज होकर के क्लोरीन गैस बनाएगा। और क्लोरीन गैस क्यों बनाता है, बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज ओवर पोटेंशियल। और ये ओवर वोल्टेज ओवर पोटेंशियल आता क्यों है, बिकॉज द सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड विद क्लोराइड आयन, सो वाटर मॉलिक्यूल फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट टू एनोड एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, तो आप ये यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर कंसंट्रेट NaCl सोल्यूशन हम लोग के पास है तो एनोड पे हम लोग के पास क्या होता है, हम लोग के पास Cl- जो होता है वो ऑक्सीडाइज होगा। अब हम लोग किस पे देखेंगे, कैथोड पे हम लोग चेक करते हैं, एट कैथोड। तो
तो हम लोग कैथोड पे देखते हैं, कैथोड पे क्या क्या कंट्रीब्यूट है, एक Na+ है और एक H2 है। तो Na+ + 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, Na बनाएगा, हमारे पास ये जो E0 होता है वो क्या हो जाएगा -2.71 वोल्ट हो जाएगा, और H2 हम लोग के पास जो होता है वो क्या हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन, गिव्स क्या हो जाएगा H2 + 2OH- और H2 गैस के फॉर्म में निकलेगा। अब यहाँ पे मेरे पास E0 जो होता है वो क्या हो जाएगा -0.83 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग के पास क्या जो सोल्यूशन है वो क्या है, Na+ से कंसंट्रेट है, ठीक। बट अगर आप यहाँ पे ये देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे जो दोनों के E0 में चेंज है वो बहुत ज्यादा है, ठीक। अगर यहाँ पे आप ओवर वोल्टेज आएगा भी, हल्का फुल्का आएगा, बट उतना नहीं आएगा कि हम लोग के पास ये जो -0.83 है ये बढ़ के मतलब -2.71 से भी ज्यादा हो जाए। जहाँ पे क्या था हम लोग के पास चेंज बहुत हल्का सा था, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका ये ओवर वोल्टेज था जब वो इसमें ऐड हो गया तो हमारे पास जो ओवरऑल H2 के पास ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या हो गया, वो -1.36 से भी ज्यादा मतलब नीचे चला गया। इस वजह से हम लोग के पास यहाँ पे क्या हुआ, सेल माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है। बट यहाँ पे अगर आप ओवर वोल्टेज लगाओगे भी तो क्योंकि इसमें दोनों में चेंज बहुत ज्यादा है, ठीक। तो हम लोग के पास ओवरऑल अल्टीमेटली हम लोग के पास यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडाइज जो होगा मतलब रिड्यूस जो होगा वो क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग के पास ये ज्यादा वो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा SRP ज्यादा है, इसलिए हम लोग के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल मेरे पास अब यहाँ पे रिएक्शन जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, एक रिएक्शन ये बन गई, ये पहली हो गई, आप इसको पहला मान लो, और दूसरी हम लोग के पास क्या थी 2Cl- गिव्स Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी H2O + 2Cl- गिव्स क्या हो जाएगा H2 + Cl2 + 2OH- हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे पास ये रिएक्शन हो रही है। तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि क्या है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पढ़ेंगे क्या कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वांटिटी क्या है उसको हम क्या करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस में रिएक्शन हो रहा है उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वांटिटी क्या है, ठीक। तो अब उसकी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग के पास क्या होता है, दो लॉ दिए थे माइकल फैराडे ने, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इन्हीं दोनों लॉ से हम लोग क्या करेंगे, जो क्वांटिटी बनती है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो पहला लॉ क्या था, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस W डिपॉजिटेड और dissolved at an electrode is directly proportional to the amount of charge passed through the electrolyte। तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि हम लोग के पास जो सब्सटेंस है तो बनेगा या डिजॉल्व होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो हम लोग के पास क्या होता है चार्ज पे डिपेंड करेगा कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट से कितना चार्ज पास कर रहे हैं। तो ये सही भी है, अगर आप ज़्यादा चार्ज पास करोगे तो हम लोग के पास रिएक्शन ज़्यादा होगी, मतलब क्या ज़्यादा हम लोग के पास है तो अगर कोई सब्सटेंस बन रहा है वो ज़्यादा बनेगा, अगर या तो वो निकल रहा है तो ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो आपको याद रखना है। तो हम लोग के पास होगा W जो होता है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाना चाह रहे हैं तो वो हम लोग क्या लिखेंगे W इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे Z इंटू Q। अब Q हम लोग के पास क्या होता है करंट इंटू टाइम हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Z इंटू I इंटू T। ये एक फॉर्मूला जिसको आप याद रखिएगा। अब Z हम लोग के पास होता क्या है, Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मुला बन के आया था वो क्या था W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, या W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Z इंटू Q था। अगर हम लोग Q इज इक्वल टू क्या ले लो 1 कूलम तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू Z हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में बी डिफाइंड एज
weight of an element liberated by the passage of 1 coulomb of electricity। ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता क्या है कि अगर हम लोग 1 कूलम्ब इलेक्ट्रिसिटी पास करें किसी भी सेल में, तो हम लोग के पास कितना सब्सटेंस बन रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उस सब्सटेंस का हम लोग क्या कहेंगे, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे। ठीक, अब फराडे ने एक और ला दिया था, उसको हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं। वो क्या हम लोग के पास है, सेकंड लॉ। ये है क्या, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू different electrolytic solution connected in series, then weight of substance deposited at electrode is directly proportional to their equivalent weight। तो क्या हो जाएगा, W जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E के प्रोपोर्शनल है। तो देखिए, इस लॉ को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि एक फैरेड क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ फैरेड, बेसिकली 1 फैरेड। तो होगा क्या, 1 फैरेड में बी डिफाइंड एज amount of electricity required for deposition of 1 gram equivalent of a species। तो 1 फैरेड होता क्या है, 1 फैरेड होता क्या हम लोग के पास कि अगर हम लोग को, आप कोई भी स्पीसीज ले लो, कोई भी पूरे वर्ल्ड में आप कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर आप उसको एक इक्विवेलेंट, आपको अगर उसको क्या होता है डिपॉजिट करना है, तो उसके लिए आपको जो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी वो क्या हो जाएगी, 1 फैरेड होगी। आप चाहे Na+ लो, Na+ का आपको डिपॉजिट करना है तो आप 1 फैरेड दोगे अगर एक इक्विवेलेंट है। अगर आप Cu2+ है, Cu2+ का अगर आपको एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है तो उसके लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी वो क्या हो जाएगी, 1 फैरेड हो जाएगी। तो कोई भी एलिमेंट हो, उसका अगर हम लोग को एक इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करना है तो उसके लिए हम लोग के पास जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है वो क्या हो जाएगी, 1 फैरेड हो जाएगी। तो हमारे पास जो ये 1 फैरेड की जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है, अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाएगी, 96500 कूलम्ब। और ये हम लोग के पास क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक, तो 1 फैरेड होता है कि हम लोग के पास बेसिकली कि अगर हम लोग के पास कोई भी स्पीसीज दी गई है, उसका अगर हम लोग को एक इक्विवेलेंट को क्या होता है डिपॉजिट या लिबरेट कराना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या होता है, 1 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। अब देखिए, इस लॉ में हम लोग के पास बोला क्या गया हम लोग को, when same amount of charge is passed through different electrolytic solution connected in series, then weight of substance deposited at electrode is directly proportional to their equivalent weight। ठीक, अब जैसे कि आप ये देखिए कि अगर आपके पास जो चार्ज है, एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूं। ठीक, अगर हम लोग के पास जो चार्ज है वो क्या है, 1 फैरेड है, और हमारे पास 2 स्पीसीज है, एक Na+ है और हम लोग के पास क्या है, एक Ag+ है। ठीक, अब Na+ जो होता है वो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Na बनाएगा, और Ag+ भी हम लोग के पास होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag बनाएगा। ठीक, अब देखिए, अगर आपको 1 फैरेड दिया गया है, इसका मतलब कि हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 1 मोल Na विल बी डिपॉजिटेड। समझे, यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 1 फैरेड दिया गया है, इसका मतलब क्या, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट कराएगा। ठीक, और Na का हम लोग के पास ये जो n फैक्टर होता है वो 1 हो जाएगा, और सिल्वर का भी 1 होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 1 मोल Ag फॉर्म्ड। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पे हम लोग के पास लॉ में बोला क्या गया है, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 1 मोल Na बनना है, यहाँ पे हमारे पास 1 मोल वो बनना है, Ag बनना है। Na का इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 होता है, क्योंकि हमारे पास Na का जो n फैक्टर होता है वो क्या हो जाएगा 1 होता है, ठीक। और सिल्वर का हम लोग के पास इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, सिल्वर का भी हम लोग के पास क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या हो जाएगा 108 होगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर का भी हम लोग के पास जो होता है n फैक्टर जो होता है वो 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे बोला क्या गया कि वेट जो होता है वो क्या है इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो आप यहाँ पे ये देखिए एक फैराड लेने पर हम लोग के पास ये होता है जो इज इक्वल टू W हो जाएगा, ये भी W हो गया, ठीक, W1 W2, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या हुआ, एक फैराड लिया था 23 ग्राम हम लोग को मिला है, डिपॉजिट हुआ, यहाँ पे हम लोग को 23 ग्राम मिला है, ठीक। सो वी कैन से दैट कि जो वेट डिपॉजिट होता है वो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस एग्जांपल से यहाँ पे ये प्रूव हो गया है कि हमारे पास जो वेट डिपॉजिट होता है वो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए यहाँ पे सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है 108 ग्राम में, तो जो हमारे पास वेट डिपॉजिट हो रहा है सिल्वर का वो क्या हो जाएगा 108 ग्राम होगा। सोडियम का ये इक्विवेलेंट वेट कम है, इसलिए यहाँ पे सोडियम जो डिपॉजिट हो रहा है वो हम लोग के पास क्या हो रहा है कम डिपॉजिट हो रहा है, ठीक। तो फैराड ने हम लोग के पास 2 लॉ दिए थे। पहले लॉ में उन्होंने क्या कहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास, W इज इक्वल टू Z इनटू Q, W इज इक्वल टू ZIT। तो आप एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा ये दोनों, और एक फॉर्मूला पे याद रखिएगा, फॉर्मूला क्या कि एक तरीके से लॉ याद रखिएगा कि जब हमारे पास वेट डिपॉजिट होगा वो क्या हो जाएगा वो इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ चेयरफुल डे।